नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आज आपको बता दें, किसान प्रश्न मंच की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में आज हम मौजूद हैं और आज तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाई और कृषि छात्र कितनी जानकारी योजनाओं के बारे में, फसलों के बारे में रखते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञों का। और इतनी सर्दी के बीच आप भी यहां पहुंचे, तमाम किसान भाई और कृषि छात्र, उनके लिए भी जोरदार तालियां, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत कीजिए। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से तमाम योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आपसे जानेंगे और फसलों के बारे में हमारे किसान भाई कितनी जानकारी रखते हैं, उसके बारे में भी आज आपसे समझेंगे और सवालों की शुरुआत करेंगे। क्योंकि किसान प्रश्न मंच सिर्फ एक ऐसा मंच है जो आपको पूरी आजादी देता है। तो देखिए, लगातार सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और परिचय करा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय की आपके साथ। प्रोफेसर आर.एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मेरठ। मैं अरुण कुमार, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मेरठ। मैं डॉक्टर विनीत कुमार, उप निदेशक उद्यान मेरठ मंडल मेरठ। मैं डॉक्टर पी.के. सिंह, निदेशक प्रसार, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ। मैं डॉक्टर कमल खिलारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ। मेरा नाम डॉक्टर गजेश सिंह है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर पी.के. सिंह, प्राध्यापक सस, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। तो तमाम विशेषज्ञ आज हमारे साथ मौजूद हैं, किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि छात्र भी हमारे साथ यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और समझेंगे कि कितनी जानकारी हमारे किसान इन योजनाओं के बारे में और साथ ही इन फसलों के बारे में रखते हैं। तो सबसे पहले सवाल आप लोगों के लिए, किसानों के लिए सवाल है, और ये सवाल है गन्ने की कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं, और ये सवाल का जवाब देने वाले को यहां सम्मानित किया जाएगा। यहां कब दिया जाएगा, तो देखिए, जिसको इस सवाल का सही जवाब पता है वो खड़ा हो जाए, हाथ उठाए और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, और उसके बाद मैं वहां आऊंगा और आपसे पूछूंगा। सही जवाब देने वालों को यहां विशेषज्ञ ही तय करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको कप दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, यहां किसानों के हाथ उठने शुरू हो गए और किसान भी उठने शुरू हो चुके हैं, इसलिए किसान भाई के पास यहां पहुंचेंगे और सही जवाब उनसे समझने की कोशिश यहां करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है जी। मैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मेरा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। शुगर केन की सबसे अच्छी किस्में, जिसमें शुगर केन की कुछ किस्में का नाम जैसे COL के 14201 है, COS 14233, COS 15233, 16233 और CO 15023। ये सबसे ज़्यादा उपज में सबसे अच्छी किस्में हैं शुगर केन की। ठीक है, आपने किस्में बताई, लेकिन और भी किसान भाइयों ने हाथ यहां उठाए थे। किसी और को ये सही जानकारी, तो खड़ा हो जाए अपने स्थान पर। आपसे भी पूछेंगे, आपका नाम बताइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं किसान हूँ जी। इसमें जो है एक तो 13235 गन्ने की अच्छी वैरायटी है, एक 14 COL के 14201 और एक है 13235। ये अच्छी वैरायटी है, सबसे अच्छी। तो देखिए, सबसे अच्छी वैरायटी और प्रजातियों के बारे में यहाँ किसान लगातार बता रहे हैं। और भी किसी किसान को पता है तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और उनके पास आएंगे और सीधा उनसे भी इस सवाल का सही जवाब जानेंगे। देखिए, 38 गन्ना बीज वैरायटी है, सबसे बढ़िया, आज तक किसी कोई फेल नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए, यहाँ 3 किसानों ने जवाब दिया है, लेकिन किसका जवाब सही है ये तय जरूर किया जाएगा और उसके बाद उसको बुलाकर यहाँ सम्मान भी दिया जाएगा, उनको यहाँ कप दिया जाएगा, लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। तो विशेषज्ञों पर मैं ये छोड़ता हूं कि किसका सही जवाब है वो ये तय करें। सबसे ज़्यादा सटीक और अच्छा जवाब जो दिया, ये विकास सिंह ने दिया, जो कि छात्र हैं विश्वविद्यालय के। हमारे किसान भाई ने जो 238 प्रजाति की बात की है, वो बहुत अच्छी प्रजाति है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से उसमें रेड रॉट की डिजीज आ रही है और रेड रॉट की डिजीज के कारण उत्पादन बहुत कम हो गया है
और मिलें उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही हैं। इसलिए जो दूसरी अन्य प्रजातियां हैं उनको किसान भाई बोएं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। तो नाम की घोषणा यहाँ कर दीजिए। विकास सिंह। तो विकास सिंह आ जाइए, आपको यहाँ कब दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा? जोरदार तालियां विकास के लिए बजा दीजिए। विकास ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये तय किया विशेषज्ञों ने और यहां उनको सम्मान दिया जाएगा। इधर आ जाइए विकास, आपको यहां कब दिया जाएगा? और चूंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसके हकदार हैं आप, ये विशेषज्ञों ने तय किया है। देखिए, बहुत शुक्रिया विकास। तो देखिए, विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह से यहाँ प्रजातियों को लेकर गन्ने की कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और सटीक जवाब देने वाले को यहाँ सम्मान दिया गया। कब दिया गया? इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इस सिलसिले में लगातार सवालों की जो बौछार है वो हम करते रहेंगे और आपसे जवाब पूछते रहेंगे, लेकिन सही जवाब देने वाले को सम्मान भी लगातार देते रहेंगे। विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञ यहां लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए, सवाल अगला क्या है वो बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है और आप जब जवाब देंगे तो पूरा देश आपको देखेगा और पूरा देश आपको देखेगा तो समझेगा कि वाकई हमारे जो किसान हैं वो सही जानकारी रखते हैं। इसलिए अगला सवाल है, गन्ने में कब कब और कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो गन्ने को लेकर यह सवाल है और इस सवाल को लेकर सही जवाब जिसके पास है वो हाथ उठा सकता है और मैं सीधा उसके पास आऊंगा। देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और यहां किसान भाई हमारे साथ बने हुए हैं। खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और जो सवाल है उसका जवाब। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, गांव महल से जी। और गन्ने में पहला पानी जो है 25 दिन के आसपास आना चाहिए, 40% इसकी वो है। दूसरा पानी जो है 15 दिन के आसपास आना चाहिए। ठीक है, और भी किसान भाइयों ने यहाँ हाथ उठाए थे, उनके पास भी आना चाहेंगे और उनसे भी समझेंगे कि देखिए गन्ने में कब कब और कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और भी किसानों ने यहाँ हाथ उठाए थे, उनके पास भी आएंगे। देखिए, जल्दी से हाथ उठा लीजिए, जिन किसान भाइयों ने हाथ उठाए थे वो जल्दी से बताएं। आइए, क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह पूनिया। बताइए। देखो, सर्दियों में पाला पड़ता है, पाला रोकने के लिए 8-10 दिन में पानी आ जाना चाहिए गन्ने में, और गर्मियों में 14-15 दिन में आ जाना चाहिए, जो सही पैदावार लेंगे किसान। तो देखिए, तमाम किसान बने हुए हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं। और देखिए, वहां से भी हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? आ जाइए, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए और सही इनाम के हकदार बन जाइए। जो सही जवाब देगा वो सही इनाम पाएगा और ये विशेषज्ञ लगातार तय कर रहे हैं। मेरा नाम नवनीत खरे है और मेरा यहीं पड़ोस में धंजू गांव है और किसान है हम जी। गन्ने में जो है अपने पूरे कार्यकाल में 1500 से 1800 mm पानी की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें 12 से 15 दिन के अंतराल पे इसमें वैसे पानी दे देना चाहिए। और पहले पानी की सिंचाई 21 दिन से 25 दिन के अंतराल पे उसको दे देनी चाहिए। ठीक है, आपने भी जवाब दिया, लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ कि किसका सही आंसर है, किसका सही उत्तर है। और भी किसान हैं यहाँ हाथ उठाना चाह रहे हैं। देखिए, बताइए जल्दी से, अपना नाम बताइए और उसके बाद जवाब। नाम गगनवर सिंह, गांव भैंसा। 1500 से 1800 mm पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर वो मिट्टी के अनुसार होती है। यदि मिट्टी अपनी बलुई है, दोमट है, उसके अनुसार वो अलग अलग सिंचाई होती है। पर 40% तो जो होती है वर्षा से होती है और 60% हम जो इरिगेशन से करते हैं। ठीक है, बैठिए। देखिए, गन्ने में कब कब और कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये सवाल था और जवाब तमाम किसान भाइयों ने दिया, लेकिन तय करेंगे विशेषज्ञ, क्योंकि विशेषज्ञों को यह अधिकार है कि वो सही जानकारी हमारे किसानों को दें, हमारे दर्शकों को दें। इसलिए कौन इनाम का हकदार है वो ये तय करेंगे। मैं छोड़ता हूं विशेषज्ञों पर। हमारे किसान हैं जो अभी लास्ट में बताया है, इनको देने के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि गन्ने की जो रिक्वायरमेंट जल मांग होती है 1250 से लेकर 1850 मिलीमीटर तक होती है और जो पहली सिंचाई देते हैं वो जनरली 20 दिन के अंतराल पे। और ये चीज़ मृदा के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारी मृदा कैसी है। अगर हल्की मृदा है तो हमें जल्दी जल देने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारी भारी मृदा है तो हम जल के इंटरवल को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ घोषणा हो चुकी है, जल्दी से खड़े हो जाइए। गगनवीर सिंह आइए और अपना इनाम पाइए, क्योंकि यहाँ घोषणा हो चुकी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सही जवाब इन्होंने दिया है और जिस तरह से सवाल जवाब का ये मंच, ये प्रश्न मंच लगातार आपके लिए ये जानकारियां विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचा रहा है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो आपसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप भी कितनी जानकारी अपनी खेती को लेकर रखते हैं और किस तरह से अपनी बुआई बिजाई में भूमिका निभा रहे हैं, वो सब आपसे समझेंगे। और एक और सवाल
अब आप लोगों के बीच लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार योजनाओं के बारे में बात हम कर रहे हैं, फसलों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें कितनी आंख का टुकड़ा गन्ने के बीज के उपयोग में लाया जाता है, ये देखिए सवाल है। कितनी आंख का टुकड़ा गन्ने के बीज के उपयोग में लाया जाता है, ये सवाल है। खड़े हो जाइए, जिन जिन किसानों को ये जवाब पता है वो जल्दी से खड़े हो सकते हैं और अपना सही उत्तर देकर इनाम पा सकते हैं। तो आपके पास हम आएंगे। देखिए, किसान सबसे पहले लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा और उनसे समझेंगे कि वाकई क्या उन्हें सही जानकारी है, सटीक जानकारी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी बताइए। इसमें से 2 से 3 आंख का होना चाहिए जी। ठीक है, और लोग भी हैं और किसान भी हैं, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी समझेंगे और क्या वाकई वो सही जानते हैं, ये तय करेंगे विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है, मैं इटावा से रहने वाला हूं और यहाँ पे अभी अपनी यूजी कर रहा हूं इस यूनिवर्सिटी से। तो जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं तो साधारणतः 2 आंख वाले टुकड़े को यूज़ करते हैं, बट जनरली यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे पास 3 तरह के सीड यूज़ कर सकते हैं। हम 1 आंख का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 आंख का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा है कि जैसे जैसे हम आँखों का वो बढ़ता रेशियो है, कम होता है, तो उसमें भी सीड दर भी बढ़ती और घटती रहती है। जैसे हम अगर जनरली 1 आंख का यूज़ करते हैं तो उसमें 1 लाख के समथिंग टुकड़े हम यूज़ करने पड़ते हैं। अगर 2 आंख वाला यूज़ करते हैं तो उसमें 35 से 50 के समथिंग 1000 टुकड़े यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे आइस, वैसे वैसे हमारी वो काम बढ़ती जाएगी, हमारी सीड रेट बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, बैठिए। और भी किसान लगातार बताना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले युवा किसान लगातार खड़े हो रहे हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं, इसलिए युवाओं के पास मेरा नाम प्रद्युमन निरंजन है, मैं उद्यान विद्यालय का छात्र हूँ यहाँ पे। सर, गन्ने की फसल में 2 आंख वाला टुकड़ा सबसे सूटेबल रहता है करने के लिए। बाकी बस जो किसानों में प्रचलित है वो सर 3 आंख वाला टुकड़ा होता है। जैसे आंख बढ़ती जाती है सीड रेट सर कम होता है। इसमें जैसे जाकिर भाई ने बताया कि इसमें जैसे 2 आंख वाला होता है तो उसमें कम सीड रेट की जरूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है सर। ठीक है, आप भी बताइए, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए। देखो, सबसे अच्छा तो 1 आंख का गन्ना है। बाकी मजदूर नहीं मिलते, इसलिए आदमी समुच्चा गन्ना बहुत देता है, वो भी होता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो है 1 आंख, हम तो 1 आंख का बोते हैं। ठीक है, ये 1 आंख का बोते हैं, कोई 1.5 आंख का बोता है, लेकिन ये सही बताने वाले को सही इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है और वो किस तरह से इसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सैनी, मेरठ से हूँ, नंगला सिकू गाँव से। 2 से 3 आंख का गन्ना सबसे अच्छा है। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह से जवाब यहाँ दे रहे हैं लोग। और भी कोई किसान भाई जिनको जानकारी? देखिए, और भी किसान हैं जो इसका सही जवाब देना चाहते हैं, तो अगर वो अंतिम पंक्ति में भी हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। जी बताइए, जवाब दीजिए। गन्ने की आंख के बारे में जी 2 से 3 आंख ठीक रहती है। कोई 1 आंख खराब हो जाए तो 2 जम के और पौधों ग्रोथ पूरी कर सकती है। वो 1 आंख नीचे चल जाती है तो 2 ऊपर आ जाए तो वे अपना किसान की भरपूर्ति कर देती है, खोड की, वो लैंड की। तो देखिए, बैठिए आप। देखिए, तमाम बुजुर्ग किसान, युवा किसान लगातार भाग ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सही जवाब दें, क्योंकि जिस तरह से उन्हें जानकारी है वो इस जानकारी को सभी के साथ साझा कर रहे हैं, दर्शकों के साथ हमारे साझा कर रहे हैं, किसान भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। और उनका ये संदेश, उनका ये जवाब लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में लोग इन्हीं को देखेंगे और इन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से वो अपनी खेती कर रहे हैं, किस तरह से वो लगातार अपने किसान होने का जो जवाब है यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब वो ये तय करेंगे कि इन किसान भाइयों में सही जवाब किसने दिया है और वो बेहतर तरीके से इस सवाल के बारे में इन किसानों को बताएंगे भी। जी सर। गन्ने की बुआई के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो आजकल ज़्यादातर किसान अपना रहे हैं, वो पॉली बैग में या ज़मीन पर नर्सरी बनाकर करते हैं। यदि खेत में सीधी बुआई करनी है गन्ने की तो वहाँ पर 2 या 3 आंख के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब समय की बचत को देखते हुए देखा गया है कि किसान भाई पहले से ही 1-2 महीने पहले से ही यदि नर्सरी विकसित कर लें तो उससे उनके जमाव का काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके लिए किसान नर्सरी बनाते हैं और जो बड कटर है उससे 1 आंख को निकालकर नर्सरी तैयार कर लेते हैं। वो 1-2 महीने पहले नर्सरी तैयार हो जाती है।
ये टेक्निक से है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों को समय की बचत भी हो सके, इसका जमाव भी पहले से हुआ होता है, तो पौधों की संख्या भी खेत में ठीक हो जाती है। और जब किसान भाई इसको लगाते हैं तो उनसे पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी जो रिकमेंड की हुई होती है वैज्ञानिक तरीके से, वो प्राप्त कर ली जाती है। इससे गन्ना अच्छी तरह से विकसित हो जाता है और उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये एक जो तीसरी लाइन में जाकिर हुसैन ने जो जवाब दिया वो वैज्ञानिक तरीका था। उन्होंने बताया कि यदि तरह तरह से बुआई करते हैं उसके लिए अलग अलग आँख की जरूरत पड़ती है, तो इनका जवाब बिल्कुल सही था और ये आज के जो इनाम के हकदार बनते हैं। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए जाकिर हुसैन के लिए। जाकिर ने सही जवाब दिया और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दिया, क्योंकि लंबे विस्तार से उन्होंने समझाया कि किस तरह से इस सवाल का सही जवाब वो देते हुए नजर आए। तो देखिए, तालियां यहां बजा दीजिए। यहां उन्हें कप दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, हकदार बनाया जा रहा है इस कप का। तो बहुत शुक्रिया जाकिर, सही जवाब देने के लिए। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं बेबाकी के साथ देते रहिए। और एक और सवाल, बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियों के नाम बताइए। कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो गन्ने की फसल में लगती हैं, उनके बारे में बताइए। और आपके पास आएंगे, हाथ उठाइए जल्दी से। तमाम किसान भाइयों से ये सवाल मेरा, अगर वो सही जवाब देते हैं तो इनाम के हकदार बनते हैं। और यहां हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। देखिए, अब उनके पास जाएंगे और उनसे सही जवाब समझेंगे और उसके बाद तय होगा। आप सभी जानते हैं क्या तय होगा, विशेषज्ञ तय करेंगे कि उनको इनाम दिया जाएगा, उन्हें कप का हकदार बनाया जाएगा। तो देखिए, यहां युवा किसान लगातार जवाब दे रहे हैं, आप बताइए। गन्ने में मुख्य रोग तो रेड रोट है, लाल सड़न रोग बोल देते हैं, वो इस बार काफ़ी आया है किसानों के यहाँ। उसके अलावा फंगस डिजीज लगती है, पोका बोइंग भी गन्ने में काफ़ी लगता है। ठीक है, और भी कोई बीमारी जो आपको पता हो? ब्लैक स्मट लग जाती है, उसमें गन्ना जो है उसमें काला काला चूरण सा उसमें झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और भी किसान हैं जो बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू सिंह है, ग्राम जी बताइए। गन्ने में 3 बीमारी लगती हैं, 3 कीड़े लगते हैं। एक तो चोटी बेदक, एक तना बेदक और एक लाल सड़न। 3 बीमारी मेरे को याद है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दवाई टाइम पे नहीं, उनका रिक्वायरमेंट टाइम पे नहीं होता दवाई लगाने का। ठीक है, और भी किसान कोई बताना चाहता है, इसका सही जवाब क्या है? आपके पास आएंगे, आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। सर, इसमें मेनली तो सर रेड रॉट की डिजीज आती है, लेकिन सर जो अदर डिजीज भी हैं सर वो भी काफ़ी इफेक्ट करती है, जैसे विल्ट हो गया, रस्ट हो गया सर, ये काफ़ी इफेक्ट करती हैं। जो इधर के एरिया में सर जो देखा गया मेरठ के क्षेत्र में सर रेड रॉट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जो अभी जो किसान जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है सर। ठीक है, और भी किसान भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो किसानों के पास हम लगातार जा रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका सही जवाब क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लगती हैं। देखिए, किसान भाइयों ने हाथ उठाया था और उनके पास यहां आएंगे और उनसे भी जानेंगे। बताइए। सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का छात्र हूँ, 4th ईयर का। गन्ने में मुख्यतः 4 टाइप की बीमारी लगती हैं, जैसे एक रस्ट हो गया, मुख्यतः तो लाल सड़न है, रेड रॉट और स्मट हो गया और बिल्ट हो गया। सर, रेड रॉट एक फंगल इन्फेक्शन डिजीज है जो कि कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम द्वारा लगती है और इसके लक्षण जुलाई अगस्त में शो होते हैं और तीसरी चौथी पत्ती में इसके थोड़े रेड स्पॉट टाइप हो जाते हैं बीच में। ठीक है, देखिए ये भी जानकारी दे रहे थे। और कोई किसान भाई बताना चाहता है इसका सही जवाब क्या है, किसी और किसान को पता है? तो देखिए, लगातार यहां हाथ उठाते हुए किसान नजर आ रहे हैं। देखिए, इधर हो जाइए थोड़ा सा, वो बुजुर्ग हैं और बार बार वो जवाब दे रहे हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा और उनसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लग जाती हैं। गन्ने में सबसे पहले नीचे लगती है दीमक, उसके बाद में जब 3 पत्ते हो जाते हैं कनस्फा लगता है वो। फिर जब वो गन्ना बड़ा हो जाता है उसमें टॉप बॉलर आता है जो गन्ने की सारी मेहनत को किसान की बर्बाद कर देता है। ठीक है, और बैठिए। तो देखिए, तमाम किसान लगातार जवाब दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसका सही जवाब वो देते हुए नजर आए, लेकिन ये विशेषज्ञ ही तय करेंगे। और भी किसान कोई इसका जवाब देना चाहता है, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, जिन बीमारियों के बारे में आप जानते हैं, बताइए जी। अब बताइए नाम। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं यहाँ से BSc ऑनर्स हार्टिकल्चर कर रहा हूँ। सर, गन्ने में मुख्यतः कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा रेड रॉट लगता है जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड कार्बनडाजिम से ठीक हो जाता है। दूसरा डिजीज स्मट है और तीसरा डिजीज येलो लीफ डिजीज है और चौथा डिजीज ग्रासी स्टेंट डिजीज है और 5वां डिजीज विंट है जो फ्यूजेरियम
इससे क्रम से होता है सर। तो मोहित कुमार भी पूरे विस्तार से बता रहे हैं और किसान भाइयों को जानकारी इसका सही जवाब क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में वो जानते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम जो किसान भाई हैं, तमाम छात्र हैं, वो यहाँ हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार सही जवाब दे रहे हैं और इनाम पा रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और ये छोड़ेंगे विशेषज्ञों पर। विशेषज्ञ ही तय करेंगे कि आखिर कौन सही जवाब दे पाया है और कौन इनाम का हकदार है। ये हमारे किसान भाइयों ने गन्ने में लगने वाली बीमारियों के बारे में बताया, हमारे छात्रों ने भी इसके बारे में बताया था। और मैं समझता हूँ हमारे किसान के बीच में जो युवा किसान हैं धंजू गांव से, इन्होंने गन्ने में जो इस क्षेत्र में विशेष रूप से जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया। गन्ने में लगने वाली बीमारियों में जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लग रही है वो पोका बोइंग बीमारी है, जो अगस्त के महीने में आनी शुरू हो जाती है। और विशेष तौर से COS 38 जो वैरायटी है 238, जो काफ़ी पॉपुलर है इस क्षेत्र के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर रही है। दूसरा रेड रॉट की समस्या इन्होंने बताई थी, बिल्कुल सही बताई। रेड रॉट भी जिस खेत में आ जा रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और रेड रॉट भी काफ़ी प्रमुख बीमारी है। और इसके अलावा इन्होंने स्मट के बारे में बताया। स्मट भी काफ़ी ज़्यादा आती है लेकिन उतना ज़्यादा इस क्षेत्र में नुकसान नहीं कर रही है। रस्ट के बारे में भी बताया था। तो मैं समझता हूं कि हमारे इस सेगमेंट में हमारे जो युवा किसान हैं वो इस सम्मान के हकदार हैं। नवनीत, आइए एक बार फिर जोरदार तालियां नवनीत के लिए। नवनीत एक बार फिर इनाम के हकदार बने हैं और जिस तरह से अब उन्होंने सही जवाब दिया है और सही इनाम के हकदार बने हैं, अब उन्हें यहाँ कब दिया जाएगा, एक बार फिर से आपको कब दिया जाता है, एक बार फिर से सम्मान दिया जाएगा। तो नवनीत 12 एकड़ जमीन के हकदार हैं और बड़े किसान हैं और देखिए यहाँ एक बार फिर जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा किसान प्रश्न मंच के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में, जिसका गांव पड़ता है भमोरी, ब्लॉक है सरदना। आज हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। मुझे दिक्कत थी काफ़ी टाइम से, हरने का ऑपरेशन हुआ है, इसी आयुष्मान कार्ड की वजह से लाभ उठाया है मैंने। मोदी जी की तरफ से गैस सिलेंडर हमें मिला है, चूल्हा मिला है। इस भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसके लिए गांव-गांव हम सब जा रहे हैं। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो सवाल जवाबों का सिलसिला लगातार चल रहा है, उस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे किसानों को कितनी जानकारी है जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में आगे बढ़ेंगे और इसी को लेकर अब सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने वालों को यहां सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। यहां कब दिया जाएगा, इसलिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में पूछेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप सभी को क्या जानकारी है ये पूछेंगे और सवाल है एप्लीकेशन जमा करने के कितने दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो देखिए एप्लीकेशन जमा करने के बाद कितने दिनों में किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके बारे में जिसको जानकारी है वो बताए। मैं सीधा आपके पास आऊंगा और आपसे जानूंगा। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। पास ही के गांव में दुलेड़ा चौहान से हूं, बाल किशोर चौहान मेरा नाम है जी। जैसे ही हम बैंक में एप्लीकेशन देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, 14 दिन में ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है और मिल जाता है। ठीक है, अप्लाई करने के 14 दिन बाद मिल जाता है, ये बताते हुए नजर आए। और भी किसान भाई हमारे साथ हैं, देखिए पीछे हमारे किसान मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है, जल्दी से अपना तेजी के साथ नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा नाम उदय सिंह है। एप्लीकेशन जमा करने के 14 दिन बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिल जाता है पैसा।
ठीक है, और भी किसान इसके बारे में जानते हैं, कोई और किसान? तो देखिए यहाँ खड़े हुए किसान भी बता रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, शत्रुघ्न सैनी जी, सरतना ब्लॉक है और लगभग 15 से 20 दिन लगा था जी हमारे यहाँ तो जी। तो देखिए कहीं 15 से 20 दिन तो कहीं 14 दिन। और भी किसान भाई हैं जो बताना चाहते हैं। देखिए और भी आगे किसान हैं जो बताना चाह रहे हैं, उनके पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं पास का ही गांव मवाना रोड पे पड़ता है, सैनी नंगला, वहाँ का रहने वाला हूँ और एक किसान हूँ। और केसीसी जिसे मतलब ग्रीन कार्ड भी जनरली भाषा में बोल देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसका जो एप्लीकेशन जमा होने के बैंक में जो है ना 14 दिन के भीतर वो मिल जाता है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली 9% होता है। एंड इसमें जो छूट मिलने के बाद ये मतलब 5% की इस पे छूट मिल जाती है अगर इसको सही तरीके से चलाते हैं, समय समय पे जमा करते रहते हैं, और एटलीस्ट 4% पर ये चलता रहता है। और मैक्सिमम जो इसका वो होता है मतलब 3 लाख तक इसमें जो है ना किसान को मदद मिल सकती है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो देखिए ये भी उन्होंने जवाब दिया। और भी किसान भाई हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे क्योंकि वो भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनका जवाब कितना सही है ये तय बाद में होगा। लेकिन किसान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए क्या नाम है आपका? ग्राम है जी, नाम जेवरी, ग्राम जेवरी। वो 14 दिन के बाद एप्लीकेशन के बाद में 14 दिन के बाद एक हो जाता है। ठीक है, और भी देखिए किसान हैं, आप खड़े हो जाइए, नाम बताइए और फिर अपना जवाब। मेरा नाम बलबीर नागर है भैया। क्रेडिट कार्ड भैया 8-7 दिन बन जा। आपके अकॉर्डिंग 8-7 दिन में बन जाता है। गोल्डन लोन जो वो अच्छा मिला है, जो लेन देन जिस किसान का अच्छा है हमें गोल्डन लोन देता बैंक। हमें जाती 1 मिनट नहीं लगाता, अगले दिन दे देगा। तो आपको सबसे पहले मिल जाता है? सबसे पहले। उसकी वजह? उसकी वजह सन 84 से लोन लेना शुरू करा, आज तक न मिला, माफ हुआ 1 रुपया का कोई वो नहीं। जो हमारी 16 बीघे जमीन है, 1 हेक्टेयर में 9 लाख रुपए गोल्डन कार्ड बना के दे देते हुए। तो आपको गोल्डन कार्ड भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के साथ? गोल्डन कार्ड उससे क्या क्या फायदे होते हैं आपको? गोल्डन कार्ड से ज्यादा पैसा मिलेगा, उससे 3 ही लाख मिलेगा, 9 लाख मिलेगा, अपना कोई भी काम करो और उससे हमें फायदा होता। हम आज तक 1 दिन का भी कोई गड़बड़ नहीं है, अपना जिस दिन का देना है उससे 10 दिन पहले दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको इनाम दिया जाता है? इनाम कुछ नहीं दिया जाता भाई, इनाम गोल्डन कार्ड इनाम है आपके लिए? गोल्डन कार्ड इनाम है, गोल्डन कार्ड। और फिर भैया कदियो ले लो जाकर। चलिए ठीक है, नागर जी बैठिए। देखिए युवा किसान, बुजुर्ग किसान लगातार बता रहे हैं कि उनको कितने दिन में इस योजना का लाभ, ये कार्ड उनको मिल जाता है। लेकिन देखिए जवाब बहुत सारे किसानों ने दिया है, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ और किसने सही जवाब दिया है, किसने सटीक जवाब दिया है, उसके बाद उनको यहां सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। आप जानते हैं उनको किसान प्रश्न मंच पर यहां कब से सम्मानित किया जाएगा, तो ये मैं विशेषज्ञों पर ही छोड़ता हूं कि किसका जवाब सही है, किसका जवाब सटीक है और किसने बेहतर अंदाज में जवाब दिया है। करीब करीब सभी किसान भाइयों ने इसका उत्तर सही दिया है। जो सबसे पहले किसान भाई है हमारे दुल्हेरा चौहान से, बाल किशोर चौहान जी, इन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है। कुछ किसान भाइयों ने बोला कि 7 से 8 दिन में मिल जाता है। जो 14 दिन की बात है वो 14 दिन लिमिट है। 14 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो 14 दिन के अंदर अमूमन बन जाना चाहिए। लेकिन अभी सिस्टम काफ़ी मतलब एक्टिव हो गया है, तो कई किसान भाई ऐसे भी हैं जो 7-8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड बन करके उनको मिल जाता है। तो मेरी तरफ से बाल किशोर चौहान जी का जो उत्तर है वो काफी सही था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। और जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। जब क्लास में पहला बच्चा सवाल का जवाब देता है तो उसको ही इनाम का हकदार बनाया जाता है। भले ही सवाल का जवाब सबने सही और सटीक दिया हो, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी और सबसे पहला हाथ इन्होंने उठाया था, इसलिए इन्हें इस इनाम का हकदार बनाया जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस योजना के बारे में भी विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि हमारे जो किसान यहाँ मौजूद हैं उनको बेहतर तरीके से बताइए ताकि उनके समझ में आए कि कितने दिन में उन्हें ये मिल जाना चाहिए और इसका लाभ मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छी किसानों के लिए योजना है और इसका फायदा अधिकतर किसान उठाएं। सरकार का मानना है कि किसानों को जो दिक्कतें आती हैं तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपने निकटतम बैंक से जाकर लोन प्राप्त करने के लिए क्रेडिट कार्ड बनवा लें और जब भी उनको आवश्यकता हो इस कार्ड के माध्यम से वो धनराशि प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो खेत में इनपुट हैं
जिसकी आवश्यकता को देखते हुए इस योजना को भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका पैसा लेके आप अपने इनपुट में लगा सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन अच्छा हो और आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उसमें किसान क्रेडिट कार्ड काफी लाभकारी साबित होता है। तो देखिए, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कितना लाभकारी आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ साबित हो रहा है और आपके सामने उसकी सच्चाई आ रही है। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा लगातार आपको बताया जा रहा है कि इसका लाभ आप उठा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार किसान प्रश्न मंच पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं आप, और इनाम के हकदार बन रहे हैं। लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसी योजना से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उसके बाद आप अपना हाथ उठाइएगा और अपनी सीट के करीब खड़े हो जाइएगा और सही जवाब देने वाले को आप जानते हैं कि यहां इनाम दिया जाएगा, यहां सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कार्ड लिए गए लोन पर कितने ब्याज देना होता है, कितनी ब्याज दर देनी होती है, ये जिसको पता है वो जवाब दे सकता है। तो देखिए, लगातार तमाम किसान यहां जवाब दे रहे हैं, हाथ उठने शुरू हो गए हैं और मैं एक एक कर किसान के पास आऊंगा और आपसे समझूंगा। देखिए, युवा किसान है, पहले उधर से शुरुआत करते हैं। और भी किसान हैं जो लगातार जवाब देने का प्रयास भी यहां कर रहे हैं और इनाम का हकदार बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। बैठिएगा, आपके पास भी आऊंगा। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पूनिया है, पवरसा गांव से हूँ, जिला मेरठ है। इसमें 9% का ब्याज लगता है और 5% के में छूट होती है। इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, हमें लाभ मिला हुआ है इस योजना का। ठीक है, और भी किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, उनके पास भी मैं आना चाहूंगा। आप बताना चाह रहे हैं? जी, पहले नाम बताइए अपना। गंगाराम देवरी, ग्राम देवरी। 9%, 5 रन की छूट, 5% की छूट। देखिए, उधर भी किसान है, मैं उधर ही आ जाता हूँ, रुकिए, मैं उधर ही आ जाता हूँ आपके पास और आपसे भी जवाब ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? भैया बबलू पूनिया। और अगर 3 लाख तक क्रेडिट कार्ड बनवाओगे तो उसमें 7% लगेगा और 3% जो है हमारा वापिस आ जाएगा। जमा करते रहेंगे उसे, तो वो हमारा, ये मान के चलो, हमें 4% में पड़ेगा। ठीक है, बबलू पुनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी देखिए, बुजुर्ग हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं। देखिए, बताइए। भाई 7% है, 3 लाख तक, फिर 4% देना पड़ा, 3 वापसी आ जा बैंकों में, और 3% है कि सहकारी समिति पे सिर्फ 3% ही लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा बलबीर नागर, रछोती गाँव। तो सारा लाभ मिल रहा है आपको इन योजनाओं का? मिल रहा जी, हम ले रहे हैं। इन योजनाओं के बारे में और किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? और किसानों से ये भैया लेन देन समय पर देना चाहिए, जो उसे ना देते हैं उनको भैया ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े, फिर बैंक देता नहीं है, उनका माफ भी हो जा। उसमें ऐसा लोन ले लिया किसी ने, ना दे रहा ना, तो बेचारे पूरा का पूरा में से भी कम ले लें बैंक वाले, पर फिर उसे डिफॉल्टर कर देंगे, फिर उसे लोन नहीं मिलेगा। ये दिक्कत है, तो समय पर दो और समय पर लोगे तो तुम्हें लाभ ही मिलेगा। कई सारे किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप इतना आसानी से कैसे ये सब करते हैं? जब हम लेन देन सही करें तो बेचारे बैंक वाले और घर ही आ जाओ, नहीं चलो जी तुम लो। सोसाइटी यू भी हमें आराम से मिलता, कोऑपरेटिव बैंक का भी। ठीक है, इस सिलसिले को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और किसानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि सही जवाब देने वाले को यहाँ इनाम दिया जाएगा। यहाँ कब दिया जाएगा? किसान प्रश्न मंच पर उसको सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, तमाम किसान भाई यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जवाब भी वो देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ खड़े हुए वो नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है जी। उदय सिंह जी, बताइए। केसीसी पर जो ब्याज है वो 9% है, अगर हम समय पर जमा कर देते हैं तो उसमें 5% की छूट मिल जाती है। ठीक है, ये छूट के बारे में भी वो बता रहे हैं और भी किसान भाई लगातार यहाँ बने हुए हैं और किसानों से भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि देखिए, जवाब यहाँ दिया गया है, अब ये जवाब कितना सही है, कितना सटीक है, और भी किसान हैं जो अभी और जवाब देना चाहते हैं, तो उनके पास भी आएंगे, क्योंकि उनका जवाब जानना भी जरूरी है कि क्या वो वाकई सही जानकारी रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू सिंह है। नत्थू सिंह जी, बताइए। 9% ब्याज है, 5% किसान को देना पड़ता है, 4% किसान गवर्नमेंट देती है। और इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है जी, ले रहे।
तो देखिए यहाँ नथु सिंह जी ने भी जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब देने वाले को यहाँ सम्मान देना है, यहाँ इनाम का हकदार बनाना है और ये तय करेंगे विशेषज्ञ, क्योंकि विशेषज्ञ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। उनकी सलाह पर ही हम इनाम को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट लगातार कर रहे हैं। तो देखिए विशेषज्ञों पर मैं अब ये छोड़ता हूं कि किसने सही जवाब दिया है, ये आप तय करें। ये बलबीर नागर जी का जवाब जो है सही है। वो आए और आज इस प्रश्न का आंसर देने के लिए उनको हकदार बनाया जाता है। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए बुजुर्ग किसान हैं, समय पे लेन देन करते हैं और इसीलिए यहाँ उन्हें सही जानकारी भी है। आपको यहाँ कब दिया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा, जोरदार तालियां बजा दीजिए, अच्छे से तालियां बजा दीजिए। एक बुजुर्ग हैं, आपके बीच हैं और यहाँ निकल कर आए हैं और सही जवाब उन्होंने दिया है। तो नागर जी ने सही जवाब दिया और इनाम के हकदार वो बने और ये तय किया विशेषज्ञों ने। विशेषज्ञों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो इस योजना के बारे में बेहतर तरीके से, इस ब्याज दर के बारे में बेहतर तरीके से हमारे किसानों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि भारत सरकार ये योजना उनके लाभ के लिए चला रही है, उनके हितों के लिए चला रही है। जो भारत सरकार है इस योजना को चला रखा है, इससे किसानों को काफी लाभ होता है और मिनिमम ब्याज पर अच्छा पैसा प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों को विशेष रूप से ये ध्यान देना होगा कि वो बैंक में जो लेन देन करें, जब भी उनकी किस्त आती है, ड्यू किस्त आती है, वो समय पर उसको चुकता कर देते हैं तो उनको काफ़ी फायदा होता है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो समय पर लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं करते हैं, तो उनसे ब्याज की दर ज़्यादा लग जाती है। लेकिन हमेशा जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी उनकी किस्त आती है तो उसको बाद में वापस करते रहें, तो उनको इसका अच्छा रिटर्न मिलता है। और मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड बनवाएं और इसका फायदा लें। तो देखिए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसका लाभ आप उठाएं और किस तरह से आपको लाभ लेना है, ये भी उन्होंने बताया। और तमाम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे बिना देरी किए। और एक और योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना के बारे में एक और सवाल आप लोगों के सामने में रखूंगा। उसका सही जवाब देने वाले को आप जानते हैं कि यहां सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने हम रखेंगे और उसका सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि लगातार यहां सम्मान दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी तो देश में कुल बुआई के क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, ये सवाल है और इसका सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि सम्मानित किया जाएगा, उसको सम्मान यहां दिया जाएगा। जल्दी से खड़े हो जाइए जिन जिनको ये योजना के बारे में पता है और इसका सही जवाब, सटीक जवाब पता है। तो वापस आपके पास आएंगे और आपसे समझेंगे आपका नाम क्या है बताइए और उसके बाद इस सवाल का सही जवाब दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ, सैनी गांव है मेरा। और जब ये इस योजना स्टार्ट की थी तो 45% कृषि क्षेत्र पर जो है ना सिंचाई के। और इस योजना के बारे में क्या जानते हैं आप? और बाकी जो इसमें अब प्रधानमंत्री जी ने जो मतलब सूक्ष्म सिंचाई मतलब जो है ना अपनाने के लिए कहा है, जिसको आगे चलकर मतलब 2 तरह के होते हैं, ड्रिप वाला सिस्टम होता है, एक स्प्रिंकल वाला, ये ताकि जो है ना पानी की बचत हो पाए और उपज बढ़े और मतलब कृषि में एक तरह का बदलाव आए, ताकि जो है ना जिसे वाटर संरक्षण जिसे कह सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, बैठिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात कर रहे हैं। सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि इनाम दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। किसान प्रश्न मंच पर एक और किसान हमारे साथ हैं। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, गाँव महल से हूँ जी। इसमें जो है जी प्रधानमंत्री सिंचाई, इसमें जो 40% वो था जी, पहले जो है सिंचाई के साधन कम उसके, इसमें जो है 2 बार चला रखी गवर्नमेंट ने, एक स्प्रिंकलर है, एक वो है ये जो है ड्रिप इरिगेशन, 2 से है। इससे जो पानी 50% पानी की बचत है जी, इससे फसल अच्छी होती है जी। तो देखिए जवाब यहां किसानों ने दिया और भी किसानों से इसका सही जवाब समझना चाहेंगे या फिर जिस तरह से वो जानकारी रखते हैं उनकी जानकारी यहां लोगों के सामने रखना चाहेंगे। और किसान भाई जिनको ये जानकारी हो कि वाकई सही सवाल का सही जवाब क्या है, अगर वो बताएंगे तो इनके हकदार बनेंगे, इनाम उन्हें दिया जाएगा, सम्मान यहां इस मंच पर दिया जाएगा, जो मंच सिर्फ आपके लिए, किसानों के लिए है। अगर किसी को सही जानकारी है
तो खड़ा हो सकता है और सही जवाब दे सकता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। जी बताइए, जवाब आपको पता है? ये हमारी भारत सरकार ने सन 2015 में स्टार्ट किया था, जिससे जो इसका जो आप पूछ रहे थे कि इसमें जब सरकार ने स्टार्ट किया था तब कितने परसेंट पानी उपलब्धता थी हमारे यहाँ, तो 45% थी। लेकिन जब ये हमारी सरकार द्वारा 2015 में चलाया गया तो इसके अंतर्गत काफ़ी जो स्कीमें हैं, यानी जो सिंचाई स्कीमें हैं लगाई गई इसके साथ, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो इसमें जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है इनमें काफ़ी यूज एफिशिएंसी यानी इनकी वाटर बचत यानी काफ़ी होती है इन दोनों इरिगेशन के द्वारा। और इसकी एक टैगलाइन दी थी जो हमारी भारत सरकार ने कि एक बूंद में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहिए हमें। जो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है उसमें 90% तक की सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन जब हमें 90% सब्सिडी जब देती है गवर्नमेंट, जब हमें उस ड्रिप इरिगेशन का पूरा यानी प्रोफार्मा और तैयार करना चाहिए और लगवाना चाहिए। उसके तुरंत जैसे ही अब तो ऐसा हो गया उसमें सीन कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा सिस्टम कर दिया है। कुछ कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती हैं कि आप किसान लगवाएगा ड्रिप इरिगेशन, तो वो लगाएंगे आके, कंपनियां खुद ब खुद अपना ही लगाएंगी और वो जो 90% जो हमें मिलना चाहिए वो कंपनियों को लेके कंपनियां खुद ही प्रोवाइड कराने लगी हैं किसानों को। ठीक है, तो देखिए तमाम किसान यहाँ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सही जवाब किसने दिया है ये तय करेंगे विशेषज्ञ। और कोई किसान जो जवाब देना चाहता हो, देखिए एक और युवा किसान हैं जो जवाब देना चाहते हैं और उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जो आपको प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। इसमें क्या रहता है कि किसान का मोटो था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक बूंद जो होती है वो फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें स्टेट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयरिंग रहती है कि वो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो 25% देगी, जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% देगी। लेकिन जो हिली एरियाज है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, अनुदान देती है, वो 90% देती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें देती है 10%। क्लर हो गए, ड्रिप इरिगेशन हो गए, इनसे क्या होती है जो इनकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है किसी पौधों के लिए वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक बूंद पौधे के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और यही जो इनका मोटो था, यही इनका लोगो था। और ये जो स्कीम रन करती है ये एग्रीकल्चर फार्मर जो होती है वो रन करती है इंडिया में, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनका जो मेन लोगो था यही था। ठीक है, तो देखिए तमाम किसान तमाम छात्र यहाँ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सही सवाल का सही जवाब किसने दिया है ये तय करेंगे विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो बताएंगे कि किसने, कौन से किसान ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, सटीक जवाब दिया है। और इसलिए मैं विशेषज्ञों पर ये छोड़ता हूं कि सही जवाब देने वालों की इनाम की घोषणा आपको करनी है, तो आप कीजिए। अभी प्रथम पंक्ति में बैठे हैं किसान भाई, इन्होंने सही जवाब दिया है 45% जो आपने पूछा था, तो ये इनाम के हकदार हैं। ठीक है, जोरदार तालियां बजा दीजिए। घोषणा कर दी गई है, इनाम के सही हकदार हैं ये, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है। और अब यहाँ इनको कब दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इन किसान भाई के लिए, इन्होंने सही जवाब दिया है। अब बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से सवाल पूछा गया उसका जवाब उन्होंने दिया और सही जवाब की घोषणा विशेषज्ञों ने की। लेकिन मैं उनसे यह भी गुजारिश करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसका सही जवाब और सटीक जवाब क्या था और उन्होंने कैसे ये सही जवाब दिया। अभी जो किसान भाई ने अभी बताया कि हमारे यहाँ प्रदेश में 45% में सिंचाई की सुविधाएं थी, लेकिन सरकार ने इसी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को शुरू किया है, ताकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो गन्ने की खेती करें, उद्यान की खेती करें, या वो कोई भी एग्रीकल्चर की खेती करते हैं, तो जो हमारा पानी है उसको हम अधिक से अधिक अपनी फसलों में प्रयोग करें और पानी की बचत करनी है हमें। दूसरा, हमें जो हम उर्वरक प्रयोग करते हैं, उर्वरक जो हम प्रयोग करते हैं उसको हमें बचाना है। और सबसे खास जो हम बिजली अपने सिंचाई पर प्रयोग करते हैं, जो सिंचाई 1 घंटे में हम प्रयोग करते हैं उसकी मात्रा आपकी केवल 25% तक आप सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि माने 1 हेक्टेयर गन्ने की फसल में यदि आप सिंचाई कर रहे हैं खुली ओपन, तो कम से कम आप 10 घंटे बिजली का प्रयोग कर रहे हैं और 5 लाख लीटर पानी उसमें प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम चला जा रहा है, जो किसानों के लिए है। जो भी किसान भाई गन्ना की, सब्जी की, फूलों की, फल की, कोई भी खेती कर रहा है, उनके लिए ये कार्यक्रम है। सरकार इसके लिए जो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं,
लागत का 90% और जो सामान्य कृषक है यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, अगर वो इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं तो उसका 80% अनुदान सरकार इस योजना पर दे रही है। तो मेरा अनुरोध सभी किसान भाइयों से है, वो कोई भी किसी भी फसल की खेती कर रहे हो, गेहूं, गन्ना, धान, कुछ भी सब्जी, फल, उसमें इस सिस्टम का प्रयोग करें, पानी की बचत करें, उर्वरकों की बचत करें और जो अपनी बिजली हम यूज करते हैं ट्यूबवेल चलाने के लिए उसकी बचत करें। तो देखिए, विशेषज्ञों ने आपको बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ आप उठा सकते हैं और यहां उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इसको सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आस्था ही नहीं, अर्थशास्त्र का भी प्रतीक, खुशहाली का नया केंद्र, किसानों की उम्मीदों का सहारा, राम मंदिर। कृषि विशेष में इस पर हम बात कर रहे हैं अयोध्या धाम से। दूरदर्शन किसान पर विशेष कार्यक्रम अयोध्या धाम से कृषक हुआ धनवान। 22 जनवरी सोमवार 3 बजे से 4 बजे तक सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। और कृषि छात्र हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो कितनी जानकारी कृषि क्षेत्र में रखते हैं और किस तरह की कृषि के बारे में वो लोगों को बताते हैं। इसलिए अब सवाल कृषि छात्रों के लिए, और वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि छात्र छात्राएं हमारे साथ बने हुए हैं और विशेषज्ञ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सवाल है, कृषि से जुड़ा हुआ गन्ने की फसल पर लगने वाले कीट के नाम बताएं। तो देखिए, यहां तमाम कृषि छात्र हमारे साथ हैं और हाथ भी उठने शुरू हो गए और मैं कहूंगा कि आगे से भी छात्राएं हाथ उठाएं और बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। छात्र यहां मौजूद है, देखिए हाथ आगे से भी उठने लगे। सबसे पहले इन छात्रों के पास आते हैं, अपना नाम बताइए और उसके बाद सही जवाब दीजिए। मेरा नाम अरुण सिंह है, उद्यान विद्यालय का 4th वर्ष का छात्र हूँ। जो शुगर केन में मेनली जो टर्माइट्स और सूट बोरर जो होता है, सबसे ज्यादा लॉस इस एरिया में सूट बोरर ही करता है, जो मुझे लगता है, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया, सूट बोरर सबसे ज्यादा और आता है, टर्माइट और सूट बोरर। क्या नाम बताया आपने? अरुण सिंह। अरुण सिंह ने भी जवाब दे दिया। देखिए, और भी कृषि छात्र हैं जो यहाँ जवाब देना चाहते हैं, उनके पास भी आएंगे और मैं कहूंगा कि तमाम जो कृषि छात्र हैं वो सही जवाब दें और इनाम के हकदार बने और ये तय करेंगे आपके विशेषज्ञ। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं उद्यान विद्यालय का छात्र हूँ। जो शुगर केन का मेजर इंसेक्ट है वो पायरिंडा है। इसका जीनोजिकल नेम पायरिंडा परप्यूसिंडा है और जो बहुत डैमेज करता है इसे। और दूसरा स्टेम बोरर है जो टिंडरिंग स्टेज पे अटैक करता है और जिससे वो इसका एडेंट होता है जो वो अंदर ही एक डिपॉजिट कर देता है और बाद में जो लार्वा होता है वो इसका सूट खा लेता है, जिससे सूख जाता है और जिससे फसल को नुकसान होता है। तीसरा डिजीज वाइट फ्लाई है जिसका जीनोजिकल नेम बेमेसिया टेबेसाई है और जो रेनी सीजन में ज़्यादातर इफेक्टिंग करता है और ये सैप को चूसता है। ठीक है, तमाम प्रयास आपने किया। मोहित और भी छात्र हैं हमारे साथ जो बताना चाहते हैं। देखिए, खासतौर से हम कृषि छात्रों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें गन्ने की फसलों के बारे में कितनी जानकारी। छात्राएं भी हैं कृषि छात्र की हमारे साथ, आप कुछ बताना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामिनी शर्मा, मैं यहाँ MSc सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। गन्ने में स्टेम बोरर, ग्रेसी सूट, टर्माइट, वाइट फ्लाई, ये सब रोग लगते हैं, कीट लगते हैं। ठीक है, ये कीट लगते हैं। और भी छात्राएं आप बताना चाहेंगी, क्या सही जवाब है इसका और इनाम का हकदार बनेंगी आप? गन्ने में फ्यूजेरियम, ग्रासी शूट और विल्ट, ये सब डिजीजेस बहुत लगती हैं। तो देखिए, तमाम छात्र छात्राएं प्रयास कर रही हैं और अपना जवाब दे रही हैं, लेकिन किस तरह से ये अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये तय करना विशेषज्ञों को कि सही जवाब किसने दिया है। लेकिन और छात्र छात्राएं भी हैं जो हाथ उठा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो जवाब दें। लेकिन अब ये आगे बढ़ेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और छात्रों से भी जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं आप,
क्या नाम है आपका? सर अभिषेक नाम है मेरा। सर गन्ने में लगता है वाइट फ्लाई लगती है, थ्रिप्स लगता है, टर्माइट लगता है, टॉप सूट बोरो लगता है और एफिड लगता है। एफिड क्या करता है, सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है इसका। सर ये क्या करता है, जो सैप होता है उसका गन्ने का रस, उसको सर ये सोखता है। जो कि कैटरपिलर है वो उसका जो माउथ पार्ट होता है वो चिविंग बाइटिंग टाइप होता है। वो क्या करता है, स्क्रॉल करता है, उसको चबाता रहता है, खाने के बाद चबाता रहता है। ठीक है। और सर टर्माइट होता है, ये हमारे सॉइल में लगता है। इससे क्या करता है सर, ये रूट को खा लेता है, जिसकी प्लांट जो होता है वहीं से डाई कर जाता है सर। तो देखिए तमाम छात्र जो हैं एग्रेशन के साथ पूरा अपना जवाब दे रहे हैं और क्या वो सही जवाब बता पा रहे हैं ये तय करेंगे विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौन से छात्र ने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है ये आप तय करिए। छात्रों ने आंसर दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर किया है गन्ने में लगने वाले कीटों का वो मिस्टर तिवारी ने किया है। तो मैं मिस्टर तिवारी का नाम रिकमेंड करता हूं कि इसको इनाम दिया जाए। मिस्टर तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मिस्टर तिवारी पूरे एग्रेशन के साथ जवाब दे रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कप जीतने का, और यहां वो कप जीतते हुए इनाम पाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिस्टर तिवारी को यहां कप दिया जा रहा है और सम्मान यहां उनको दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मिस्टर तिवारी। और देखिए लगातार यहां सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है और लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कृषि छात्रों को कितनी जानकारी है, क्या वो वाकई कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ये हम समझने की कोशिश इस किसान प्रश्न मंच पे कर रहे हैं। एक और सवाल गन्ने से जुड़ा हुआ मैं अपने छात्रों से समझना चाहूंगा और उनसे सही जवाब जानना चाहूंगा। गन्ने की फसल में प्राकृतिक खेती के क्या लाभ होते हैं, किसको ये सही जवाब पता है वो जल्दी से हाथ उठाए और इनाम का हकदार बने, क्योंकि देखिए गन्ने से जुड़ा हुआ ये सवाल है और आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कृषि छात्र कितनी जानकारी रखते हैं। उनके पास पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे क्या वाकई वो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए तमाम हाथ उठने भी शुरू हो गए। हालांकि तिवारी लगातार हाथ उठा रहे हैं और अभी वो इनाम के हकदार बने थे। एक बार फिर से वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनसे भी समझेंगे क्या उनको सही जानकारी है, कितने लाभ होते हैं प्राकृतिक लाभों के बारे में। अगर उनको पता है तो वो बताएं और खड़े हो जाए। देखिए कृषि छात्राएं लगातार प्रयास कर रही हैं, उनके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मैं पीएचडी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपने पूछा, तो नेचुरल फार्मिंग करने से शुगर केन में सबसे पहले तो जो उसके हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं तो वो नहीं होते हैं उसके अंदर। तो उससे हमें कोई मतलब नुकसान नहीं होता है उसको खाने से। तो इसीलिए नेचुरल फार्मिंग आजकल वैसे बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है वर्ल्ड में। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी किसानों से कि नेचुरल फार्मिंग पे ज़ोर डालें और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं उनका कम इस्तेमाल करें और पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग करें ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको भी अच्छा फ़ायदा हो। तो देखिए प्राकृतिक खेती के लाभ वो बता रही थी। और भी छात्र हैं, बताइए, आप अपना नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। जी, मेरा नाम हुविश्का दत्त है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सॉइल बॉर्न जो मिट्टी में जो केमिकल्स जाते हैं उनकी लीचिंग कम होगी और जितने भी जो है कंजम्पशन में केमिकल्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इस वजह से केमिकल की जगह नेचुरल फार्मिंग पर जोर देना चाहिए। तो देखिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर देना चाहिए, तमाम कृषि छात्राएं आपको बता रही हैं, लेकिन कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और कोई छात्र जो बताना चाहेगा इसके बारे में बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज, बेहतर सलीके के साथ हम उनके पास आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या वो जानकारी रखते हैं या नहीं। मेरा नाम प्रद्युमन निरंजन है, मैं उद्यान विद्यालय का चतुर्थ वर्ग का छात्र हूँ। सर प्राकृतिक खेती में घना बीजामृत और बीजामृत यूज़ करते हैं जिससे कि किसान के तो फर्टिलाइज़र नहीं लगते हैं, सॉइल का जो सॉइल की वो पॉल्यूशन होता है वो कम होते हैं, डैमेज जो नेचुरल फार्मिंग जिसे कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग करने से सर वो उर्वरता जो खेती की होती है ना, फर्टिलिटी वो बढ़ती है। एक तो पॉल्यूशन कम होता है, इको फ्रेंडली होता है तो कॉस्टली कम पड़ता है, उत्पादन भी ज़्यादा देता है सर। तो देखिए तमाम जो कृषि छात्र हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और भी प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से तमाम छात्रों ने जवाब दिया उसका सही जवाब क्या है ये तय करेंगे विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो ये जानकारी भी देंगे कि क्या वाकई उन्होंने सही जवाब दिया है और यही जवाब होना चाहिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ। प्रद्युमन ने सही जवाब दिया और प्रद्युमन इस इनाम का हकदार है और आप प्रद्युमन आप इनाम लें। प्रद्युमन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
यहां सम्मानित कर देते हैं, कब देखे हकदार हैं वो इसके। जोरदार तालियां प्रद्युमन के लिए बजा दीजिए। तो देखिए सिलसिला लगातार चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि हर चीज को रुकना होता है, फिलहाल के लिए रुकेंगे। और यहां तमाम योजनाओं के बारे में, तमाम फसलों के बारे में जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने बताया और सही जानकारी आप तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल किसी और जगह नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। यहां फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए डीडी किसान।